नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपसे से आग्रह किया कि कभी चिंतन करके देखो कि आज या भविष्य में हम बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना यूरिया के, डीएपी के, एसएसपी के, एमओपी के कभी खेती कर सकते हैं। क्या खेती का स्वप्न साकार हो सकता है? आपने चिंतन किया होगा, आपने कुछ इसके निष्कर्ष निकाले होंगे, लेकिन आज के जो तत्व तो ऐसे लगते हैं कि ये मैं सिर्फ एक काल्पनिक प्रश्न कर रहा हूँ। जिस गति से रासायनिक खादों की जो मांग बढ़ रही है, उपयोग की दर में वृद्धि होती जा रही है, उससे तो ये स्वप्न सिर्फ इस स्वप्न ही प्रतीत होता है। लेकिन थोड़ी देर की चिंतन करिए, जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत नहीं होती, या दुनिया में 1857 के आसपास, 56 के आसपास प्रथम बार रासायनिक प्रक्रिया से कृत्रिम यूरिया का निर्माण हुआ है। उससे पहले कुछ वैज्ञानिक को यूरिया का तो जानकारी थी कि पशु के मल मूत्र में यूरिया रहता है, लेकिन उन्होंने यूरिया का सिंथेसिस नहीं किया था, जब यूरिया का निर्माण नहीं किया था। जब यूरिया का निर्माण हुआ तो पश्चिमी देशों में इसका सदुपयोग भी होना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये खेती में भी स्थापित होता चला गया। और यदि भारत की बात करें तो भारत में 1960 के आसपास यूरिया का प्रवेश हुआ। उसके बाद तो निरंतर हरित क्रांति के नाम पर, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के नाम पर यूरिया का प्रयोग बढ़ता चला गया। पहले तो मात्र पूरे देश में, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, तब कुछ 100 किलो के आसपास यूरिया का प्रयोग होता था। 1960 के आसपास भी इसका प्रयोग 20-25 हजार किलो के आसपास ही होता था। लेकिन आज तो इसका प्रयोग भारत में करीब 3.5 लाख मिलियन टन के आसपास होता है। और उस पर बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी के रूप में रकम भी भारत सरकार खर्च करती है। रकम ही नहीं खर्चती, लोगों के, देश की जो जनता है उसके स्वास्थ्य को भी दांव पे लगा दिया है। जब से लोग भी कहते, हर व्यक्ति कहने लगा है, जब से हमने खेती के लिए यूरिया का प्रयोग शुरू किया है, डीपी को उपयोग बढ़ाया है, एसएसपी को उपयोग करना शुरू किया है, तब से हमारे स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई है। आज तो हमारे देश में कैंसर जैसी बीमारी तेज गति से बढ़ी है, और इसको भी बहुत सारे विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आम जनता भी खेत के साथ में, खेत में जो हम रासायनिक खादों का सदुपयोग कर रहे हैं उसके साथ जोड़ने लगे हैं। लेकिन मैंने जैसे कल के वीडियो में कहा कि यदि हम मिट्टी के अंदर ह्यूमस की दर बढ़ा दें, ह्यूमस की दर बढ़ाएं, तो ह्यूमस के साथ साथ मिट्टी की संरचना बदलाव आना शुरू हो जाता है। मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी गतिविधियों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मिट्टी के अंदर नमी बढ़नी शुरू हो जाती है। माइक्रोब संख्या तो बढ़ती है, जब माइक्रोब संख्या बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय होते हैं, तो उसके साथ में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ये ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि कोई भी वनस्पति हो, कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, अपने शारीरिक वजन में के हिसाब से यदि हम बात करें तो मात्र 3-3.5% जो पोषक तत्व हैं वो जमीन से ग्रहण करता है। अन्यथा 96-97% तो वातावरण से ही ग्रहण करता है। उसके लिए मात्र प्रकाश की जरूरत पड़ती है और पानी की जरूरत पड़ती है। पानी नमी के लिए होती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जब तक उनको पानी के रूप में तरल उपलब्ध ना हो तब तक वो उसमें घुलनशील नहीं होते, और जब तक घुलेंगे नहीं तब तक किसी भी पौधे के लिए उनको सोखना, किसी भी वनस्पति का को उसका उपयोग करना असंभव है। तो आज भी इतने रासायनिक खादों के प्रयोग करने के बावजूद भी एक बात सुनिश्चित है कि हर सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ अपनी आवश्यकता का अधिकांश भाग 97-98% वातावरण से पूरा करते हैं, वातावरण की हवा से पूरा करते हैं। कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसी से सेलुलोज का निर्माण होता है, शुगर का निर्माण होता है, प्रोटीन बनती है और स्टार्च के रूप में वो सक्रिय होती है। उसी से नाना प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, जो पौधे अपने विकास के लिए, अपने
आहार संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए उसका निर्माण करते हैं, और वही पशु दूसरे प्राणियों के लिए, मनुष्य के लिए भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ये यथार्थ सब जानते हैं, इसके बारे में बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रही कि यदि हमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का सदुपयोग करना है, उसको सेलुलोज में बदलना है, कार्बोहाइड्रेट में बदलना है, उसे कार्बनिक पदार्थों में बदलना है, तो उसके लिए दूसरे तत्वों की भी आवश्यकता है। नाइट्रोजन की भी जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, पोटासियम की जरूरत है, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, सबकी जरूरत है। तो उनको तो जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, जमीन से ग्रहण करते हैं, अपनी जड़ों के माध्यम से सोखते हैं। तो उसके लिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से सोख रहा है, उसकी जरूरत पड़ती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में मिट्टी में उपस्थित रहता है, क्योंकि मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है बहुत महत्वपूर्ण है। अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि वातावरण की 1 यूनिट नाइट्रोजन का प्रयोग करना हो, तो हमारी मिट्टी के अंदर कम से कम 40 यूनिट ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। यदि 40 यूनिट से कम है तो 1 यूनिट नाइट्रोजन को भी प्रयोग करना हमारी फसलों के लिए असंभव है। इसी तरह फास्फोरस की बहुत जरूरत है। फास्फोरस की जरूरत तो जड़ों के विकास के लिए हो जाती है, तनों के विकास के लिए होती है, शाखाएं निकलती है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो वनस्पति के अंदर बहुत सारे जो रासायनिक तत्व हैं, बिना फास्फोरस के निर्मित नहीं होते, और इसी फास्फोरस से सेलुलोज भी निर्माण संभव होता है। तो 1 यूनिट यदि फास्फोरस को हमारे पौधों को प्रयोग करना पड़े, तो उसको मिट्टी से कम 164 यूनिट कार्बन की जरूरत पड़ती है। यदि 164 यूनिट कम यदि कार्बन मिट्टी में उपलब्ध है, तो वो 1 यूनिट फास्फोरस को प्रयोग नहीं कर पाएगी। फास्फोरस बिना किसी उपयोग के पड़ी रहेगी। यानी कि यदि 1 यूनिट फास्फोरस और 1 यूनिट नाइट्रोजन के लिए दोनों को मिला ली जाए, तो 200 यूनिट के आसपास कार्बन की जरूरत पड़ती है। आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि इतना कार्बन आपकी मिट्टी में नहीं है, तो इन दोनों तत्वों के कणों का प्रयोग करना भी मुश्किल है। फिर दूसरी बात रह गई पोटासियम की, कैल्शियम की, जिंक की, तो उनके लिए भी तो कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे ये कार्बन कहाँ से आएगा? ये कार्बन आता है जो हम कार्बनिक वेस्ट हम मिट्टी में डालते हैं। पहले प्राकृतिक रूप से एक प्राकृतिक क्रिया चलती थी, बीज फेंकते थे। मिट्टी कब से है मैं तब से नहीं जाता, क्योंकि फिर तो इसी के पीछे वही गणना बन जाएगी कि मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। क्योंकि बिना मुर्गी के अंडा संभव नहीं है, और बिना अंडे के मुर्गी संभव नहीं। इसी तरह खेत की जमीन की बात की जाए, तो यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो उसमें वनस्पति कैसे विकसित होगी? तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। मिट्टी स्वस्थ थी, मिट्टी जीवांत थी, मिट्टी उपजाऊ थी। तो जो ऐसी मिट्टी में जो हमने किसी ने भी कुछ बीज फेंके, वो बीज अंकुरित हुए, तो उन्होंने अपने फैलाव के लिए, अपनी वृद्धि के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों को मिट्टी से ग्रहण किया, बाकी का उन्होंने प्रकृति से, वातावरण से ग्रहण किया, विकसित हो गए। लेकिन मिट्टी के जो पोषक तत्व वो ग्रहण कर रहे हैं, प्राकृतिक चक्र बन गया। प्राकृतिक चक्र ये बन गया कि जब जरूरत थी उन्होंने मिट्टी से ग्रहण किया, जरूरत नहीं थी, पतझड़ हुआ, मौसम बदलाव आया, तो पट्टियां तोड़ के पतझड़ को नीचे गिरा दी, डालियां गिरा दी, फल पके, फलों का उपयोग हुआ, कुछ प्राणियों ने खाया, कुछ पक्षी खा गए, कुछ जीव जंतु खा गए, और जो बचे वो मिट्टी में गिर गए। इस तरह जितना पोषक आहार एक पौधे ने मिट्टी से ग्रहण किया, बाकी का तो पोषक आहार वो वातावरण से ग्रहण कर रहा है, तो उससे ज्यादा उसने मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वो सक्रिय रह गए, उन्होंने उनको और सूक्ष्म तत्वों में विभाजित कर दिया, अपघटन के लिए सूक्ष्म बदल दिया, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन का निर्माण होता रहा, ह्यूमस का निर्माण होता रहा। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जब गलते सड़ते हैं, उनकी रासायनिक क्रिया होती रहती हैं, तो उनके अपघटन से बहुत सारे पोषक तत्वों का निर्माण तो होता ही होता है। उन्हीं से मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व भी पहुंचते हैं, कि जो पोषक तत्व में रहते हैं वो तो सीधे सीधे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का निर्माण हो जाता है। आपने सुना होगा कि कोयला मिट्टी से निकलता है, डीजल मिट्टी से निकलता है, पेट्रोल मिट्टी से आता है। कैसे आता है? कि एक पेड़ गिरा, दब गया, हजारों वर्ष तक दबा रहा, तो धीरे धीरे उसे कठोर आकृति लिक्विड फॉर्म में ले गया,
क्योंकि विशेष मिट्टी के अंदर बहुत तरह के जीवाणु रहते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, और ऊपर जब निश्चित दबाव से निश्चित प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं तो उनसे उनकी आकृति बदलती चली जाती है। ठीक है, यही ऐसा है जो ऑर्गेनिक वेस्ट हम खेतों में डालते हैं, चाहे गोबर के रूप में डालें, फसल अवशेष के रूप में डालें, पत्ती डालियों के रूप में डालें, या मृत शरीर के रूप में डालें, तो उनका भी अपघटन होता है। कुछ पदार्थ अपघटन के बाद कुछ पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ जैविक संरचनाओं में बदल जाते हैं। ये और जैविक संरचनाएं जो कार्बन की हैं वही ह्यूमस है, वही मिट्टी को बांध के रखती है, वही जीवाणु को स्पेस प्रदान करती हैं, वही मिट्टी में ऑक्सीजन के आवागमन को बनाती हैं, वही अर्थवर्म जैसी संरचनाओं को स्थिर स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। देखा गया है कि मिट्टी में रहने वाले जो अर्थवर्म है, केंचुआ है, वो मिट्टी को भी खाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन भी उनको लिए जरूरी है, ऑर्गेनिक पदार्थ भी जरूरी है। 80% मिट्टी का सेवन करते हैं, उसमें 20-25% के आसपास यदि ऑर्गेनिक कार्बन है तो उनके लिए आदर्श भोजन है। ऐसी मिट्टी का जब केंचुआ सेवन करते हैं तो उनके आहार तंत्र में वो मिट्टी कुछ विशेष पदार्थ में निर्मित हो जाती है, और केंचुआ दिन भर में मिट्टी का सेवन करता है जिसमें 20-25% के आसपास ह्यूमस हो। बिना ह्यूमस की मिट्टी को उसको पचाना भी सहज नहीं रहता, इससे वो कम मात्रा में मल विसर्जित करता है। तो ऐसे इस प्रकार केंचुआ मिट्टी में रह के मिट्टी को सेवन करता है, होल बनाता है, और कुछ विशेषताएं भारतीय केंचुओं में है। भारतीय केंचुओं के बारे में देखें तो भारत में 15-20 प्रजातियां केंचुओं की बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ प्रजातियां तो ऐसी जिनकी लंबाई 1.5 मीटर तक रहती है, वो मिट्टी के अंदर 8-10 फीट तक जा सकते हैं। सामान्यतः मिट्टी के अंदर इनका जाना 3-4 फीट तो सामान्य है। यदि परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो इनकी गहराई चली जाती है, अन्यथा वो 10-12 सेंटीमीटर तक जाते जाते एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, मिट्टी का सेवन करते हुए नीचे जाते हैं मिट्टी, और उसको मल के रूप में विसर्जित करते बाहर आते हैं। आपने देखा होगा बरसात के सीजन में खेतों के आसपास कई मिट्टी के छोटे 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 ढेर बने रहते हैं, वो केंचुओं का ढेर। पहले तो सामान होता था, आजकल तो ये असहज होना शुरू हो गया। लेकिन इस केंचुओं के बल में बहुत ही जीवंतता रहती है, उससे उपजाऊ खाद इस पृथ्वी पर कुछ हो ही नहीं सकती। और यदि हम अपने खेतों में केंचुओं की संख्या को सामान्य स्तर पर ला दें, इनकी 1 हेक्टेयर में हम 1.5 से 2 लाख केंचुओं की, जैसे कि पहले तो सामान्यतः 5-7 लाख केंचुए पर 1 एकड़ जमीन में मिल जाते थे। आज भी जंगलों में यहाँ हमने पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया, जैव नाशी जो दवाएं हैं उनका प्रयोग नहीं किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, वहाँ भी कुछ मात्रा में केंचुए दिख में जाते हैं। खेतों में भी कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। तो देखेंगे कि वहाँ अभी भी 1 एकड़ में 10-20 हजार 50 हजार केंचुए मिल जाते हैं। लेकिन जब हमारे खेतों में केंचुओं की संख्या 2-2.5 लाख के ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद केंचुआ ही खाद बनाना शुरू कर देता है। हमें सिर्फ केंचुओं को जीवित रखना है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, और भोजन की व्यवस्था कोई हमें रोटी पराठा ब्रेड ये देने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष गुड़ आदि देने की आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ गोबर खेत के लिए सबसे उत्तम भोजन है। एक गोबर से सूक्ष्म जीवाणु भी विकसित पल लेते हैं, केंचुआ पल लेते हैं, मिट्टी में ह्यूमस भी उपलब्ध हो जाता है, या इसके साथ में फसल अवशेष हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज तो गोबर भी सहज उपलब्ध नहीं है। तो मिट्टी में यदि हम ह्यूमस की दर बढ़ा दें, केंचुओं की संख्या को यदि समान स्तर पर ले आए, तो हम निश्चित रूप से मिट्टी की जो उपजाऊपन को प्राकृतिक तरीके से समान स्तर पर ला सकते हैं। फिर हमें कभी ना किसी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी जीवामृत की जरूरत पड़ेगी, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल कई ऐसे रासायनिक पदार्थ का काम हो रहा है, इनके प्रयोग से मिट्टी में सहजता से इन अर्थवर्म्स की, इन केंचुओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। केंचुओं को ये अनुकूल स्थितियां बनाई जा सकती हैं। जो बाजार में वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, वो हमारी मिट्टी की ज्यादा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसको लेकर भी जो अध्ययन अनुसंधान हो रहे हैं, उनकी जो निष्कर्ष है बहुत ही प्रतिकूल सामने आ रहे हैं। इनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।